रहमान शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। हमारा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, बच्चों को पता नहीं होता इस सवाल का, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट और एनिमल की कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं दे आर पैसिव, वाइल जबकि जो एनिमल्स होते हैं दे आर एक्टिव। पैसिव और एक्टिव का फ़र्क समझ लें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सादा लफ्ज़ों में पैसिव वो चीज़ होती है जिसको कम मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिव वो होती है जिसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बहुत ही सादा लफ्ज़ों में जब कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इनकी कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की जो होती है वो पैसिव होती है। इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है, इनको खुद ब खुद जो है ग्रोथ हो रही होती है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको एक्टिव करनी पड़ती है, हर चीज़ जो है वो एक्टिव होते हैं कोऑर्डिनेशन के अमल में। जबकि जो प्लांट्स होते हैं, दूसरा पॉइंट इसका देखें तो दे आर ससाइल, वो रुके हुए होते हैं, लोकोमोशन नहीं होती उनके अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट यूं भी नहीं कर सकते। एक प्लांट दूसरे को ये नहीं कह सकता भाई आजा मैं तेरी मदद कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। वो ससाइल होते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन की बात करें और एनिमल की कोऑर्डिनेशन की बात करें कि इनको कंट्रोल कौन करता है, जो प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन है इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंड सॉरी, ये नोट्स ज़रा काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो मतलब इस वजह से जो है राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी पुरानी राइटिंग है, तो काफ़ी पुराने नोट्स हैं, मैंने संभाल के रखे हुए थे आप लोगों के लिए। अच्छा, तो एनिमल्स की जो कोऑर्डिनेशन होती है, एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पे भी हम बात करेंगे, हार्मोन के बारे में, इंटरनल हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इसके डिफरेंशिएट में कि द रिस्पॉन्स स्पीड इज़ वेरी लो। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है स्पीड में, और जबकि जो एनिमल्स का रिस्पॉन्स होता है वो विद इन अ सेकेंड हो जाता है। ठीक है जी, एनिमल्स का रिस्पॉन्स वेरी फास्ट होता है, वेरी हाई ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ मसल्स। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है दे शो बिहेवियर बाय टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। टर्जिडिटी हो जाती है इनके अंदर, एंड देयर ग्रोथ। इनका जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है टर्जिडिटी पे और साथ ही उसकी ग्रोथ पे। जबकि जो एनिमल्स का बिहेवियर है वो हमारे पास डिपेंड करता है कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मसल्स एंड सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, हार्मोन के सिक्रीट होने पर और कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मसल्स पे। फिर यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ गया कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स। फिर कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में आपने सारे प्लांट वाले ऊपर वाले जो है पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, ये ज़रा शो ऑफ राइटिंग है, ये मैंने अभी लिखा है। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी है तो इस वजह से। तो कोऑर्डिनेशन होगी किसकी वजह से? रिस्पॉन्स की वजह से। रिस्पॉन्स दो तरह का हो सकता है, रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस कंडीशन हो सकता है या फिर रिस्पॉन्स इन द डिजीज़ कंडीशन हो सकता है। उससे पहले हम देखेंगे इसकी मूवमेंट को। ठीक है, प्लांट्स की मूवमेंट को। प्लांट्स कोई मूवमेंट शो नहीं करते, डू नॉट शो द लोकोमोशन और शो ऑफ मूवमेंट इन ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। अगर मूवमेंट होती है तो जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें कुछ मूवमेंट हो रही होती है, और वो दो तरह की हो रही होती है, ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे देखेंगे कि ऑटोनॉमिक किस तरह से होती है, पैराटॉनिक। यहाँ इस चैप्टर में इसकी डिटेल नहीं दी हुई, तो इसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। यहाँ पे उसने रिस्पॉन्सेज बताए हुए हैं कि स्ट्रेस कंडीशन में किस तरह से होता है और डिजीज़ कंडीशन में किस तरह से होता है। दो तरह के रिस्पॉन्सेज बताए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो वो किस तरह से आएगी उसको देखते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट के रिस्पॉन्स का जो जिम्मेदार होगा वो होगी लाइट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब स्ट्रेस कंडीशन में उसने रिस्पॉन्स देना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? नीड ऑफ लाइट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों की बेस पे इनकी 4 टाइप्स बन जाती हैं। वो टाइप्स देख लेते हैं। एक को बोलते हैं एटियोलेशन, दूसरे को बोलते हैं क्लोरोसिस, और थर्ड वन इज रिड्यूस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एटियोलेशन को, तो एटियोलेशन क्या होती है? प्लांट्स ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट।
जब प्लांट्स जो है, हमने अभी अभी बताया कि जो स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है उसमें हमारे पास मिनरल्स, साल्ट्स और हमारे पास जो है लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी नीड होती है रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो ये हमारे पास जब स्ट्रेस्ड कंडीशन आ जाती है तो एक हमारे पास टर्म आ जाती है एट्यूलेशन की। तो एट्यूलेशन में क्या होता है कि जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है और प्लांट ग्रो कर रहा होता है, दैट इज नाउन एज एट्यूलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास सनलाइट ही नहीं आ रही तो वहाँ पर क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो फेल फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, फेल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। और इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग, प्लांट्स जो हैं वो हाइट में बहुत ज़्यादा जो है ऊंचे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होती है, व्हेन प्लांट्स ग्रो इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ साल्ट्स एंड मिनरल्स। जब साल्ट्स की और मिनरल्स की दोनों की कमी हो जाती है और प्लांट ग्रो कर रहा होता है, दैट इज नाउन एज क्लोरोसिस। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, सेम थिंग इसमें भी होती है हमारे पास जो फेल फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं बन पाता, और जब सनलाइट भी नहीं होती है तब भी हमारे पास क्लोरोफिल नहीं बन पाता, और जब हमारे पास साल्ट्स और मिनरल्स की शॉर्ट सप्लाई हो जाती है तब भी हमारे पास क्लोरोफिल की फॉर्मेशन नहीं होती। और जब क्लोरोफिल की फॉर्मेशन नहीं होती तो क्लोरोफिल ने कलर देना होता है ग्रीन, और वहाँ पर ग्रीन कलर नहीं आएगा उनके लीव्स में, बल्कि कौन सा आ जाएगा, येलो। कलर चेंज इन येलो, कलर कौन सा हो जाएगा, येलो। तो स्ट्रेंथ कंडीशन 2 हो गई। तीसरी है हमारे पास रिड्यूस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो रिड्यूस ऑफ प्रोडक्टिविटी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है ये दोनों सही नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैंने आपको वहाँ से दिखाई है वाइट बोर्ड से। तो रिड्यूस ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ सही लिखी हुई है तो आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, प्लांट ग्रो इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तब हमारे पास प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, तो वो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी की कमी हो जाएगी। वो किस तरह से कि डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर मैंने वो ठीक कर दी है। और साथ में जब फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी तो क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन। और हमें प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ही शॉर्ट सप्लाई है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और इसको बोलेंगे ये इन अ स्ट्रेस कंडीशन हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स इन अ डिजीज़ कंडीशन। उसमें डिजीज़ कंडीशन में 3 चीज़ें जो होती हैं जो डिजीज़ कर सकती हैं, दैट इज़ नाउन एज, एक तो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरा बैक्टीरिया होता है, और तीसरा जो है फंजाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलस लिखा हुआ है, दूसरा गाल्स लिखा हुआ है, तीसरा ट्यूमर लिखा हुआ है। कैलस को जो है मैं एंड पर बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। पहले हम जो है गाल्स और ट्यूमर को देख लेते हैं। गाल्स या ट्यूमर डिजीज कंडीशन में जब प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा होता है वो दोनों चीज़ें होती हैं। तो गाल्स, ड्यूरिंग द गाल्स क्या होता है कि ये इंड्यूस होता है बाय द पैरासाइट। जब पैरासाइट के ज़रिए से कोई बीमारी होती है प्लांट को, दैट इज़ नाउन एज गाल्स। और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लेस डिफरेंशिएटेड भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास ट्यूमर है जो कि इंड्यूस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ज़रिए से जो होता है वो कौन सा होता है, ट्यूमर। और ये लेस डिफरेंशिएटेड, ये भी लेस डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन ये एज कंपेयर टू द गाल्स लेस होता है। और तीसरे जो फंजाई की वजह से होती है वो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, वो लिख देता हूँ मैं आपको। तो तीसरी जो है वो हमारे पास है कैंकर, जो कि इंड्यूस्ड बाय फंजाई होती है, और ये भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब आते हैं हम कैलस की तरफ। कैलस वो होता है जब वोंड बन जाता है, जब ज़ख़म बन जाता है, तो उस वोंड या उस ज़ख़म के ऊपर एक ऐसी लेयर आ जाती है जो उसको जो है ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वहाँ पे बिहेव करती है, मतलब उसका इलाज के लिए कह रहे हैं आप। ठीक है जी, व्हेन वोंड अपेयर ऑन द प्लांट, जब ज़ख़म आ गया किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, और इट रिपेयर्स, जब वो इसको रिपेयर करता है बाय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अमोर्फस मैस ऑफ सेल। अमोर्फस उसको कहते हैं, अमोर्फस उसको कहते हैं जो शेपलेस होता है, जिसकी कोई जो है फिक्स शेप नहीं होती। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब वो जो वोंड है, ज़ख़म है, उसकी भी कोई शेप नहीं होगी, तो उसके लिए जो रिपेयर करने आएगा तो उसकी भी कोई शेप नहीं होगी। तो व्हेन वोंड अपेयर ऑन द प्लांट
फिर इट रिपेयर्स बाय द अनडिफरेंशिएटेड सेल और अमॉर्फस मैसिव सेल। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैलस। इसको हम क्या कहते हैं? कैलस। इसलिए मैंने एंड पे बताया कि गाल्स को, कैंकर को या ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर जो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ नाउन एज कैलस। ऐसे सेल की टाइप को हम क्या बोलते हैं? कैलस। अच्छा, ये टाइप मैंने ना देखें इधर लिखी हुई थी, इस वजह से जो है यहाँ पर आपको सही नज़र नहीं आनी थी। कैंकर की इंड्यूस बाय फंजाई और नेक्रोसिस पार्ट ऑफ द क्रोटिकल टिश्यू होता है ये वाला पॉइंट भी आप जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो एक लॉन्ग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए न्यू वीडियोज़ बनाएंगे।